कुमार जी, आदरणीय प्रांत संघ चालक जी, जयंत शस्त्रबुद्धे जी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, भगिनी वृंद और बंधु। आज हर्ष का विषय ये है कि मैं अयोध्या से आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ और अयोध्या जी से इस शिक्षा नीति की चर्चा आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ। इसलिए 2020 जो यह ईसाई वर्ष है, इसमें बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है तो कुछ अच्छा भी हुआ है। इसलिए लोग 2020 को भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं वैश्विक महामारी आदि के कारण, किंतु ये दो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं अभी तक हुई है जिसके कारण इसको भुलाया नहीं जा सकता। एक तो कल जो अद्भुत हम सबके सपनों को पूर्ण करने वाला कार्यक्रम हुआ और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, किंतु उस राम मंदिर की जो नींव है, वह नींव जिस राम राज्य के लिए यह सब कुछ हम कर रहे हैं, उस राम राज्य की स्थापना करने के लिए आधार तो शिक्षा बनेगी। उस समय भी राम राज्य जो खड़ा हुआ उसका आधार शिक्षा ही थी, क्योंकि शिक्षा मन बनाता है और समाज के मन पर ही समाज कैसे काम करेगा, धर्म का राज्य स्थापित हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 29 जुलाई को भारत की मंत्रिपरिषद द्वारा, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार की गई और उस कारण से लागू हो गई, क्योंकि यह एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, कार्यपालिका का निर्णय होता है। इसलिए नीति को अपने आप में जैसी है उस स्वरूप में पारित होने के लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए जो विभिन्न प्रकार की विधियां करनी पड़ेगी, उसमें कुछ इनैक्टमेंट्स, अधिनियम आदि बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए वह जाएगा, उसके लिए वह संसद के सामने वो कानून जाएंगे, जैसे यूजीसी समाप्त करके और उसके जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन बनाया है, तो उसके लिए जाएगा, उसका कानून बनेगा, तो उसके विधि के लिए उसके लिए जाएगा, किंतु नीति करके नहीं जाएगी। नीति लागू हो गई, कैबिनेट डिसीजन ही अपने आप में नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आज से यह शिक्षा मंत्रालय हो गया। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण हम सब लोगों की मांग थी और जिसको पूरा किया इस नीति ने, वह है शिक्षा मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय बना दिया जाए, क्योंकि बीच में इसे बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसा नाम दिया था। हम सब लोग जानते हैं ये मैनेजमेंट की शब्दावली है, ह्यूमन रिसोर्स, ये बाजार की शब्दावली है। और जिस समय शिक्षा का उद्देश्य सीमित करके बाजार के लिए व्यक्ति तैयार करना, ह्यूमन रिसोर्स मनुष्य बल तैयार करना, ऐसा सीमित शिक्षा का उद्देश्य इस शब्दावली से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से अभिप्रेरित होता था। इसलिए इसको बदलने की मांग थी ताकि उद्देश्य भी परिपूर्ण हो। तो वह उद्देश्य भी इसमें परिपूर्ण हुआ है और नाम भी वापस शिक्षा मंत्रालय किया गया है। हम लोगों की मांग थी कि जैसा 1947 के प्रथम मंत्रिपरिषद में था, वैसे इसका पूरा नाम शिक्षा संस्कृति मंत्रालय किया जाए, क्योंकि संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है और संस्कृति वाला विषय भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। अभी वो नहीं हुआ है, होगा आगे, वह भी होगा। जब इतना हुआ है तो आगे वह भी। यह एक महत्वपूर्ण केवल नाम परिवर्तन नहीं है, दृष्टि परिवर्तन है जो शिक्षा में आवश्यक था और जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ है। यह राष्ट्रीय उस अर्थ में भी है कि राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का यह प्रयत्न कर रही है। न भूतो न भविष्यति, मुझे नहीं लगता आगे भी कभी किसी भी नीति के लिए ऐसा हो पाएगा। विश्व में भी शायद पहली बार ही हुआ है और आगे भी होना असंभव है। इतना बड़ा विमर्श, कंसल्टेशन, इतने अधिक लोगों के साथ विचार विमर्श और उनके विचारों को साथ में लेकर के उसका अध्ययन करके उसके लिए रिसर्चर्स की टीम लगा करके और एक अद्भुत कार्य हुआ है। 17 जनवरी 2015 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 33 बिंदु घोषित किए थे कि इन 33 बिंदुओं पर समाज अपना अभिमत दे, ओपिनियन दे, ताकि हम उसके आधार पर शिक्षा नीति बना सके। वहां से जो कंसल्टेशन प्रारंभ हुआ तो 5 वर्ष और 6 माह
5.5 वर्ष के बाद 29 जुलाई को यह शिक्षा नीति हमारे सामने आई। 2 समितियां सरकार ने बनाई। पहले इतने सुझाव उन 33 बिंदुओं पर आए थे कि उसका अध्ययन करने के लिए TSR सुब्रमण्यम, जो रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसमें JS राजपूत जी को छोड़ करके बाकी चारों लोग यह IAS अधिकारी थे। उसे शिक्षा नीति ने एक लगभग 250 पृष्ठ का, 243 पृष्ठ का एक अभिलेख बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया ड्राफ्ट के रूप में। किंतु उसका जो शब्दावली थी, वह शब्दावली किसी नीति की शब्दावली के समान नहीं थी, रिकमेंडेशन के समान थी, केवल सुझाव देने लायक थी। इसलिए नीति के ड्राफ्टिंग के लिए, मसौदा तैयार करने के लिए, नीति की शब्दावली को व्यवस्थित करने के लिए दूसरी समिति बनाई गई। यह दूसरी समिति बनाने से पहले हमने बहुत सारे कंसल्टेशन पहली समिति के साथ भी अपने सारे शिक्षा समूह के लोगों ने बातचीत करना, मिलना, ये सब किया ही था। उसको नई शिक्षा नीति इस नाम से 17 जनवरी 2015 को कहा था, लेकिन बाद में जब हमने इसके लिए मांग की तो कस्तूरीरंगन समिति जब बनी तब उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए हम लोग भी अपनी शब्दावली में ध्यान रखें, कहीं पर भी बात करते समय NEP इज नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। फिर ये केवल नाम परिवर्तन नहीं है, ये दृष्टि परिवर्तन है। इसलिए एक पहली बार इस समग्र राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर के एक शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। अंग्रेजी में 66 पृष्ठों की है, हिंदी में 108 पृष्ठों की यह शिक्षा नीति है। इसके 5 प्रमुख भाग है और 27 उसके 4 प्रमुख भाग है और 27 उसके उन्होंने अध्याय बनाए हैं, जिसमें सारा विषय उन्होंने रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन ये हम सब लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा समूह के लोगों की एक मांग थी, जिसको कस्तूरीरंगन समिति के और जो सुझाव थे उसमें तो था, किंतु फाइनली अंतिम रूप से जब सरकार ने उस आयोग को केवल उच्च शिक्षा तक सीमित कर दिया और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के नाम से आयोग बना दिया है, जिसके लिए अभी कानून वानून बाद में बनेगा, लेकिन वो बना दिया। हम लोग उसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना करके स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा साथ में उसका समग्रता से और एकात्मता से विचार हो, ऐसा हम सब लोगों का मानना था। वह परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें पहला अध्याय ही स्कूल शिक्षा का है, दूसरा अध्याय उच्च शिक्षा का है, तीसरे अध्याय में अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय बातें की है और चौथा अध्याय क्रियान्वयन का है। ऐसे 4 मुख्य भाग है उसमें, प्रत्येक भाग में अलग अलग अध्याय है। इसलिए ये एक परिवर्तन बाकी है। जैसे मैंने कहा, शिक्षा के साथ संस्कार जोड़ने का परिवर्तन बाकी है। मैं साथ साथ ये मुद्दे इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब लोगों को पूरी समग्रता से शिक्षा नीति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता चले। अत्यंत क्रांतिकारी परिवर्तन इस शिक्षा नीति ने किए हैं और इसका यदि सही ढंग से अमल हो जाए, सही ढंग से लागू कर दी जाए, इम्प्लीमेंट कर दी जाए पूरी तरह से, तो आने वाले 10 वर्षों में हम जिस प्रकार की भारतीय दृष्टिकोण की शिक्षा व्यवस्था भारत में चाहते हैं, वैसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण होने के बीज इस शिक्षा नीति में है। सब कुछ क्रियान्वयन पर निर्भर करता है, इसलिए मैं मेरे शब्दों का चयन कर रहा हूँ। बीज इसके अंदर है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम सब लोग कितना दबाव बना पाते हैं और किस प्रकार से सरकार इसको कर पाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। किंतु 1835 में TB मैकॉले ने भारतीय शिक्षा अधिनियम बना करके, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके, जो एक शिक्षा, भारत की शिक्षा को पूरी तरह से दासता वाली शिक्षा बना दिया था, एक गुलाम शिक्षा इस देश में हो गई थी, उसको पूरी तरह से परिवर्तन करने के बीज संभावना वाली शिक्षा नीति आई है। पहली बार स्वतंत्र भारत में डीमैकोलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। मैकॉले मुक्त शिक्षा की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति हमारी बनी है। यह बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं शिक्षा नीति में, उसमें से स्कूल शिक्षा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह स्कूल शिक्षा अभी तक पहली कक्षा से प्रारंभ होती थी। पहली कक्षा मतलब वास्तविकता में तो पहली कक्षा से 3 कक्षाएं पहले हमारे बच्चे जा रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन सरकारी विद्यालय पहली कक्षा से ही शुरू होते थे, क्योंकि सरकार के हिसाब से शिक्षा, स्कूल शिक्षा 10+2 थी, 10+2 वाली शिक्षा नीति थी। अब वह शिक्षा 5
+3+3+3+4 ऐसे कुल मिलाकर के 15 वर्ष की शिक्षा। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा 3 वर्ष की आयु में शुरू करना प्रारंभ कर दिया। और इसलिए जो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी है, जिसको प्री नर्सरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 ऐसे ऐसे नामों से हम जानते हैं, तो पहली कक्षा से पहले 3 कक्षाएं इसको पूर्व प्राथमिक को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऐसा नाम इसमें दिया है। बुनियादी शिक्षा की बात, प्रारंभिक शिक्षा की बात, यहाँ पर बाल्यावस्था की शिक्षा ऐसा उसको हिंदी में कहा गया। यह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ये पहली बार भारतीय शिक्षा नीति में और जोड़ा गया है। इसलिए 3 वर्ष की आयु से बालक विद्यालय में जाएगा। प्रथम 3 वर्ष वह पूर्व प्राथमिक के होंगे और पहली और दूसरी ऐसा मिला करके दूसरी तक 5 वर्ष, फिर तीसरी, चौथी और 5वीं के 3 वर्ष, छठी, 7वीं, 8वीं के 3 वर्ष और 9 से 12 के 4 वर्ष। ऐसे 12वीं तक की ही शिक्षा स्कूल शिक्षा में आएगी, लेकिन 12वीं से पूर्व 3 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जोड़ने के कारण 15 वर्ष की यह शिक्षा है। इसमें और भी बहुत सारे मौलिक परिवर्तन हैं जो हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में हो, ऐसा शिक्षा नीति ने। मातृभाषा के साथ उन्होंने 2 शब्द और जोड़े हैं, होम लैंग्वेज, घर की भाषा, और तीसरा शब्द जोड़ा है प्रांतीय या रीजनल, क्षेत्रीय भाषा। इसमें वह प्राथमिक शिक्षा मतलब 5वीं तक की और जहां तक संभव हो वहां तक 8वीं तक की शिक्षा यह इस मातृभाषा में हो। यह हमारा प्रतिनिधि सभा का एक प्रस्ताव भी था, तो उस विषय को इस शिक्षा नीति ने लागू किया है। फिर मैं महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा होगी और जब आप पढ़ोगे तो आपके मन में भी आएगा, इसमें वेरेवर पॉसिबल ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2014 का। 6 मई 2014 को कर्नाटक सरकार के विरुद्ध वहां के प्राइवेट स्कूल्स जब गए थे, तब वहां पर एक निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिस निर्णय में कहा गया था कि बच्चे किस भाषा में पढ़ेंगे इसका निर्णय करने का अधिकार सरकार को नहीं है, पेरेंट्स को है। उस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए शब्दावली का प्रयोग ऐसा किया है, लेकिन उसका परिणाम ये हो रहा है कि यदि कोई माता पिता चाहे कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो उसकी छूट सरकारों को देनी पड़ेगी। अब राज्य सरकारें इसको कैसे लागू करते हैं उस पर निर्भर होगा, किंतु मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का विषय इस शिक्षा नीति में किया है। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में हो ऐसा आग्रह है, और जहां तक संभव हो उसको मैंडेटरी और कंपलसरी राज्य सरकारें करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन आदि भी चल रहा है, वो हो जाएगा तो फिर वो कंपलसरी भी हो जाएगा। नहीं तो भी ये जो अंग्रेजी नहीं बोले तो फाइन वगैरह इस प्रकार की जो विद्यालयों में होती थी बातें, वह बातें अब नहीं हो पाएगी। इस शिक्षा नीति को जहां पर ढंग से अमल किया जाता है या कोई विद्यालय करता है तो पेरेंट्स जाकर के उसके विरुद्ध और शिकायत कर सकेंगे और उनके विरुद्ध ये कर सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरी कक्षा तक जो पहला 5 वर्ष है 3+2, उसमें परीक्षा नहीं होगी। तीसरी से परीक्षा प्रारंभ होगी, और ये इस प्रकार की बातें, भाषा भी उन्होंने कहा है कि 8वीं तक भारतीय भाषाओं का ही अध्ययन किया जाएगा और 9वीं से 12वीं में ही फॉरेन लैंग्वेज वह ले पाएंगे यदि कोई सीखना चाहता है तो। 9वीं से 12वीं में एक और आमूलचूल परिवर्तन ये किया है कि 9वीं से 12वीं को उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। सेमेस्टर इस अर्थ में कि हर 6 महीने में परीक्षा दे सकता है, बोर्ड की परीक्षा नहीं रखी है। 10वीं बोर्ड समाप्त कर दिया है और 9 से 12 के बीच में, जिसको 12वीं बोर्ड कहिए या उच्चतर सेकेंडरी एजुकेशन का वह बोर्ड होगा, लेकिन वह बोर्ड को उन्होंने कहा है कि आप सेमेस्टर के रूप में 8 वर्ष मतलब 8 सेमेस्टर हो जाएंगे 4 वर्ष में, आप 2-2, 4-4 विषय करते हुए भी बोर्ड की परीक्षा आप जब चाहे तब दे सकते हो और एक बार इंप्रूव भी कर सकते हो। यानी आप चाहते हो कि बोर्ड की परीक्षा अंतिम 8वें सेमेस्टर में नहीं देनी है, मैं 6ठे सेमेस्टर में ट्राई करूंगा बोर्ड की परीक्षा, तो वह भी आपके पास अवसर है। और गुणांकों की क्रेडिट्स की व्यवस्था भी की गई है। उस क्रेडिट की व्यवस्था के अनुसार 40 विषयों के क्रेडिट 4 वर्षों में आपको पूर्ण करने हैं। उसमें से 15 व्यावसायिक विषय लेने की भी बात शिक्षा नीति कर रही है। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्कूल शिक्षा में जो हुआ है
आज 10वीं के बाद बच्चों को तय करना पड़ता है कि मैं विज्ञान की विधा में जाऊंगा, कि वाणिज्य की विधा में जाऊंगा, कि आर्ट्स की विधा में, कला की विधा में जाऊंगा। ये स्ट्रीम्स समाप्त कर दी है, ये जो विभिन्न विद्या शाखाएं थी ये समाप्त कर दी है। अब आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में संगीत या साहित्य या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या उसी के साथ में आप अकाउंट्स, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट के विषय यह लेकर के साथ में पढ़ सकते हो। ये एक बहुत बड़ा लचीलापन यहाँ पर प्रारंभ किया गया 9वीं से 12वीं में ही, और वही लचीलापन आगे भी उन्होंने जारी रखा है, जहाँ उच्च शिक्षा में भी स्ट्रीम्स की अनिवार्यता समाप्त कर दिए है। आप विज्ञान के विषयों के साथ अन्य विषयों के क्रेडिट ले सकते हो। उसमें मेजर और माइनर एक प्रमुख विषय और दूसरे अनुगामी विषय, इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने रखी है। इसलिए प्रमुख विषय आप विज्ञान के लेकर के उसके साथ अनुगामी विषय, माइनर विषय या गौण विषय के रूप में अन्य कला के या वाणिज्य के या अन्य भी प्रकार के विषय लेकर के और शिक्षा ले सकेंगे। लचीलापन इस शिक्षा नीति का, पूरी शिक्षा नीति में ही यह लचीलापन एक बहुत बड़ा विषय हमको दिखाई देता है। स्कूल शिक्षा में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हम सबके लिए आनंददायी परिवर्तन यह भी है कि उन्होंने करिकुलम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस शिक्षा नीति में की गई है, और भारत केंद्रित पाठ्यक्रम की बात हुई है और उसके लिए समिति बना करके पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये बात की है। दूसरी एक बात भी इसमें महत्वपूर्ण है कि एक विषय जिसको मैंने अपने तरफ से नाम दिया, उस शिक्षा नीति में तो ये नाम नहीं प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अर्थ यही है, भारत बोध का एक विषय, एक 100 अंक का पेपर पहली कक्षा से क्रमशः बढ़ते हुए और उच्च शिक्षा में भी वह पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक चेतना को लेकर के क्रमशः जानकारी दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात उसमें दी गई है और जो उच्च शिक्षा में भी जारी रहती है। इसलिए मैं अब उच्च शिक्षा में प्रवेश करते समय वहीं से प्रवेश करता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पे है तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया है वह समग्रता का पाठ्यक्रम की बात उच्च शिक्षा में की गई है। और ये समग्रता का पाठ्यक्रम जो है, बहुविषयक और समग्रता, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे आप इंजीनियरिंग के छात्र हो, चाहे आप मेडिकल के छात्र हो, चाहे विज्ञान के छात्र हो, चाहे आप किसी भी धारा के शास्त्र, एग्रीकल्चर के छात्र हो, किसी भी धारा में आप उच्च शिक्षा ले रहे हो, आपका आधा पाठ्यक्रम यह जीवनोपयोगी कॉमन पाठ्यक्रम, होलिस्टिक पाठ्यक्रम होगा, जिसमें संवैधानिक मूल्यों की बात होगी, सांस्कृतिक चेतना वाला, जैसे मैंने कहा, एक विषय वह भी होगा, अन्य बैंकिंग के बारे में जो जानकारी आवश्यक है। आप इंजीनियर भी बन रहे हो तो 50% आर्ट्स के विषय भी आपको, जीवन को गढ़ने वाले विषय भी आपको, भारत के संविधान के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, थोड़ा सा इतिहास के बारे में, यह भी आपको जानना ही होगा और उसके 50% अंक रहेंगे। इस प्रकार का एक बहुत क्रांतिकारी बात इसमें ली गई है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये इस प्रकार की बात करते थे, अच्छा डॉक्टर तो बन जाता है लेकिन अच्छा मनुष्य नहीं बनता है, अच्छा इंजीनियर तो बन सकता है लेकिन अच्छा मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं है। यह विषय यदि ढंग से लागू किया जाए, फिर वही बात मैं बार बार जोड़ रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकारों के हाथ में भी बहुत रहेगा और विश्वविद्यालयों के हाथ में भी लागू करने वाली बहुत बातें रहेगी। यदि अच्छी तरह से लागू किया जाए तो आने वाले 5 वर्षों में हम समग्रता के साथ शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी देखेंगे। उच्च शिक्षा में जो मूलभूत परिवर्तन किए, वो मूलभूत परिवर्तन यही है कि जो आज शिक्षा संस्थाओं की बहुत बड़ी, 1000 से अधिक आज हमारे विश्वविद्यालय हो गए, 48,000 से अधिक हमारे महाविद्यालय है, और उसमें एकल विषय के लगभग 20,000, 19,000 कुछ, 19,667 या ऐसे कुछ संख्या में, मतलब लगभग 20,000 महाविद्यालय ये एकल विषय के हैं। जैसे बीएड कॉलेज है तो उसमें केवल एजुकेशन है, 100 छात्रों को लेकर के बीएड कॉलेज चला रहे हैं। तो इस शिक्षा नीति ने सबसे पहली बात ये की है कि क्रमशः ये एकल विषयों के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय नहीं रहेंगे। इन शिक्षा संस्थानों की संख्या घटाई जाएगी और घटाने के लिए उनका क्लस्टर, उनका एकत्रीकरण किया जाएगा, और सारे विश्वविद्यालयों की, विश्वविद्यालय के साथ में भी
ये कॉलेजेस के भी क्लस्टर बना करके उनको सर्टिफिकेट देने का, प्रमाण पत्र देने का, विश्वविद्यालय जैसा प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया करेंगे तो धीरे धीरे ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी वाला जो है कि एक विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के एफिलिएटेड कॉलेज है, यह प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त करने की ओर यह दिशा जा रही है कि सारी संस्थाएं अपने आप में ही सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं बन जाए। और उसमें केवल उन्होंने शर्त ये रखी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, ये बहुआयामी होनी चाहिए, बहुशाखीय होनी चाहिए। इसलिए एक महाविद्यालय है तो उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस प्रकार की यदि सारी विधाएं है तो उसको ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्थान के रूप में और सर्टिफिकेट देने वाली संस्था के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस शिक्षा नीति के द्वारा उच्च शिक्षा में होने जा रहा है। 3 प्रकार के शिक्षा संस्थानों की परिकल्पना ये शिक्षा नीति करती है। उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कुछ पॉइंट दिए हैं, लेकिन वह जो हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा वही उसको व्यवस्थित ढंग से तय करेगा। लेकिन ये 3 प्रकार के संस्थान उन्होंने कहा कि कुछ उच्च शिक्षा के संस्थान विशुद्ध रूप से केवल अध्यापन के लिए, टीचिंग के लिए डेडिकेटेड होंगे, तो वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापकों से बहुत अधिक रिसर्च की अपेक्षा नहीं होगी। रिसर्च करेंगे, वो बंद नहीं होगा, रिसर्च तो करेंगे ही, लेकिन उनकी जब पदोन्नति आदि होगी उस समय उनके पेपर कितने हुए ये देखने की जगह उनकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी को देखा जाएगा। और मूल्यांकन के लिए बिल्कुल प्रारंभ से ही उन्होंने मूल्यांकन में और छात्रों का सहभाग और छात्रों का आपसी मूल्यांकन भी कहा है। शिक्षक भी छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, मित्र भी, सहपाठी भी एक दूसरे का मूल्यांकन करेंगे। ये 9वीं से शुरू हो रही है प्रक्रिया। उसके कारण जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसकी जगह सहयोग, कोऑपरेशन ये शुरू होने की संभावना है, क्योंकि आपके मित्र के साथ आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी वो आपका अच्छा मूल्यांकन करेगा। तो इसलिए आज जो एक कट थ्रोट कंपटीशन, जिसको गलाकाट प्रतिस्पर्धा हम कहते हैं, वो गलाकाट प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की स्थिति बनेगी। यह 9वीं से आगे उच्च शिक्षा तक वह यह बातें हमको दिखाई देती है। वैसे ही शिक्षकों का मूल्यांकन भी इन्हीं आधार पर होगा। तो एक केवल अध्यापन करने वाले, केवल मतलब मूल रूप से अधिक अध्यापन करने वाले शिक्षा संस्थान होंगे। कुछ शिक्षा संस्थान होंगे जो मूल रूप से रिसर्च करने वाले शिक्षा संस्थान होंगे, उसमें रिसर्च को ही महत्व दिया जाएगा, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था को कम महत्व दिया जाएगा। वहां रिसर्च करना ही मूल रूप से उच्च शिक्षा का काम होगा, उसी के आधार पर डिग्री आदि दी जाएगी। तीसरे प्रकार के शिक्षा संस्थान होंगे जिसमें दोनों चलेगा, जैसे आज ज्यादातर विश्वविद्यालय में चलता है। और प्रारंभ में यह भी शनै शनै करने की बात की है, 10 साल तक इसको धीरे धीरे करेंगे ऐसा कहा है। उसके कारण अभी प्रारंभ में तो इस तीसरे प्रकार में ही सारे हमारे जितने राज्य के विश्वविद्यालय है वो तो इसी स्थिति में आते हैं जो रिसर्च और अध्ययन अध्यापन दोनों करते हैं। लेकिन कुछ महाविद्यालय ऐसे जहां पर रिसर्च बहुत कम होता है, तो अभी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया था 2009 के बाद यूजीसी के विभिन्न आयामों के कारण, और उसके कारण पीएचडी करने वालों की संख्या आदि तो बढ़ी गई थी, उसके साथ साथ रिसर्च पेपर वगैरह लिखने वालों की भी संख्या बढ़ गई थी, और संख्या बढ़ने के साथ गुणवत्ता घट गई थी। तो इसलिए सबको जो अनिवार्य कर दिया था कि 2 रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे तो आगे आपका इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाएगा वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हो रही थी, उस कारण से अध्यापक की रुचि ना होते हुए, बहुत अच्छा अध्यापक है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, कक्षा बहुत अच्छी लेता है, किंतु उसकी रिसर्च में, अनुसंधान में रुचि नहीं है, उसको भी जबरदस्ती अनुसंधान करना पड़ रहा था। इस बात को ठीक करने की कोशिश की है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन, अमल कैसे होता है ये देखना बाकी है। एक और बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा लचीलापन उच्च शिक्षा में भी आया है, वह है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विषय उच्च शिक्षा को बदल देगा। इसकी हमने सीधे सीधे मांग की थी, भारतीय शिक्षण मंडल ने जो प्रारूप दिया था उसमें जो शब्द प्रयोग थे वो वैसे के वैसे शिक्षा नीति में आए हैं। प्रथम वर्ष में यदि कोई शिक्षा छोड़ता है, 12वीं के बाद वह हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में गया, 1 साल के बाद ही उसके घर में कोई बात हो गई। हमारे यहाँ बहनों के, बहुत सारे बहनों को ये समस्या होती है, शादी हो जाती है, आधे में शिक्षा छूट जाती है। अब वो समस्या नहीं रहेगी। हम पहली बार जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, तभी से हम जब मंच पर साथ में भी होते थे तो मैं बार बार कहता था, ये हम कह रहे हैं वो कर दीजिए, तो आप 12वीं पास नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि बीकॉम सेकंड ईयर पास होने के बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फाइनल ईयर नहीं किया, उस कारण से वो स्नातक नहीं थी, 12वीं पास ही थी। और अभी स्नातक करना चाहे तो उस समय के नियम लागू होने के कारण
उनको 3 साल फिर से करने पड़ेंगे। अब ये नहीं रहेगा इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद। 1 साल के बाद भी कोई छोड़ता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसको पदवी का डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद जो 3 साल पूर्ण कर लेगा उच्च शिक्षा में उसको पास डिग्री सामान्य उपाधि मिलेगी, और जो 4 साल पूर्ण कर लेता है उसको ऑनर्स की डिग्री, उसका जो मेजर विषय होगा उसमें ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, उसको सम्मान उपाधि मिलेगी। जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है यानी पास डिग्री ली है उसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जिसने 4 साल की ऑनर्स डिग्री ली है उसको 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। इस प्रकार से 5 वर्ष में आज भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, आगे भी 5 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होगा। लेकिन प्रत्येक वर्ष में आप चाहे तो छोड़ करके 10 साल बाद फिर से अपना डिप्लोमा दिखा करके 3rd ईयर करके आप डिग्री ले सकते हो। 2nd ईयर में यानी स्मृति ईरानी के समय यदि ये लागू होती तो आज उनके पास कॉमर्स का डिप्लोमा होता, वो आज चाहे तो 3rd ईयर की परीक्षा दे करके और बीकॉम हो जाती। ये व्यवस्था अब आने वाले समय में लागू होने जा रही है। ये उच्च शिक्षा में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। रिसर्च वाली संस्थाएं कुछ विशेष होंगी ये तो बताया, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और कुल मिला के ही पूरी शिक्षा व्यवस्था में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात इस शिक्षा नीति ने की है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा, फाउंडेशन पूरा का पूरा उसका प्रतिष्ठान बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान ऐसा उसको नाम दिया है। और इस राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान को लेकर के और 22 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान 22,000 करोड़ का प्रावधान आने वाले समय में करने की बात की है। और हमको बहुत अच्छा इसके बारे में संकेत, शुभ संकेत ये मिला है कि शिक्षा नीति तो 29 जुलाई को लागू हुई, लेकिन फरवरी में जो बजट आया था उस बजट में ही 200 करोड़ रुपया एनआरएफ के प्रारंभिक कार्यों के लिए दे दिया निर्मला सीतारामन जी ने। यानी शासन, केंद्र सरकार इस एनआरएफ को लेकर के, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान को लेकर के, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर के कितना गंभीर है यह बात इससे हमको पता चलती है। इसलिए अनुसंधान को और भारत केंद्रित अनुसंधान को, अनुसंधान की वातावरण निर्मित को और बढ़ावा देने की दृष्टि से जो लोकोपयोगी, समाजोपयोगी अनुसंधान के लिए जो 5 ऑब्जेक्टिव एनआरएफ के बताए गए हैं उसमें ये सारी बातें एनआरएफ में ली गई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में कि वह इसका कार्य करेगा। उसका डीपीआर आदि बन गया है, उसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जल्दी ही उसका संवैधानिक गठन भी हो जाएगा ऐसा लगता है। सिंगल रेगुलेटर इस प्रकार का शब्द प्रयोग करके ये जो मैंने बताया, हायर एजुकेशन कमीशन HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। केवल मेडिकल और बार काउंसिल जैसे 2 विषय छोड़ करके बाकी सारे जितने रेगुलेटर आज है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICT है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, शिक्षक शिक्षा के लिए, अध्यापक शिक्षा के लिए NCTE है, राष्ट्रीय परिषद अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद है, इन सबको अब, और UGC, इन सबको एक साथ मिला करके इस HECI की, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी और जिसके अंदर सारी बातें एक साथ समग्रता से दृष्टि से देखी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है जिससे आने वाले समय में अच्छे परिणाम दिखने की संभावना है। इसके अंतर्गत 4 बातें उन्होंने कही है। इस HECI की रचना के अंदर किस प्रकार से उसके स्टैंडर्ड सेटिंग होंगे, किस प्रकार से क्या होगा, 4 विधाओं में ये काम कैसे होगा, तकनीक शिक्षा अलग ढंग से होगी, वो सारा विषय बहुत अच्छी तरह से उसकी रचना की बात की है। HECI की खुद की रचना को लेकर के बहुत ज्यादा शिक्षा नीति कुछ कहती नहीं है, किंतु शिक्षाविद और एक्सपर्ट्स उसमें रहेंगे, यह शब्द प्रयोग उसके अंदर हुआ है। इसलिए जब फाइनली ये कानून बनेगा, ये एक्ट बनेगा, ये अधिनियम बनेगा, उस समय दबाव बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो पहले जो HECI के बारे में या हीरा के नाम से आया था, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में जब ये आया था और बिल संसद में लंबित भी है, उस बिल के अंदर जब व्यवस्था देखी थी तो उस व्यवस्था में जब उसका अध्ययन किया तो पता चला कि उस व्यवस्था को पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक अधिकारियों के हाथ में बना दिया था। अभी इस शिक्षा नीति के
इस दस्तावेज में, इस डॉक्यूमेंट में, इस अभिलेख में अवश्य लिखा है कि शिक्षाविद और एक्सपर्ट एचईसीआई में होंगे। जब अधिनियम का बिल बनेगा उस समय इस बात पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अधिकारी लोग अपनी चलाते हैं, वो अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। इस शिक्षा नीति को यदि ठीक ढंग से अमल किया जाए तो शिक्षा शिक्षकों के हाथ में, ये जो हमारी बहुत वर्षों से मांग थी कि शिक्षा का नियंत्रण अधिकारियों के हाथ से निकाल करके शिक्षकों के और शिक्षाविदों के हाथ में होना चाहिए, जैसा कि डीएसटी में होता है, साइंटिस्ट ही सेक्रेटरी होता है, वैसे ही सेक्रेटरी शिक्षाविद बने, यह व्यवस्था की बात अपन ने की थी। अभी तो इस शिक्षा नीति में तुरंत अमल में ये होगा नहीं, अभी तो शिक्षा का सचिव अधिकारी ही रहेगा, आईएएस अधिकारी ही रहेगा। किंतु यदि शिक्षा नीति को सही ढंग से लागू कर दिया जाता है तो 5 साल बाद, 10 साल बाद हम ये स्थिति देख सकेंगे कि कोई ना कोई शिक्षाविद शिक्षा सचिव के रूप में बात को संभालेगा। एचईसीआई में इस बात को देखना बहुत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये स्किल डेवलपमेंट नाम से जो सारा विषय चल रहा है और जिसमें बहुत सारा पैसा भी सरकार ने लगाया है, किंतु बहुत अधिक उसके परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका भी नामाभिधान ठीक करके उसको व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, यह शब्दावली का प्रयोग इस शिक्षा नीति में किया है। और 9वीं कक्षा से ही, वैसे तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी उन्होंने प्रावधान दिए हैं कि आप किसी बढ़ई के पास, किसी लोहार के पास, किसी मैकेनिक के पास जाकर के कुछ अध्ययन करते, इंटर्नशिप शब्द का प्रयोग उसमें किया गया है। यदि इस प्रकार से आप जाकर के अध्ययन करते हैं तो उसके क्रेडिट्स, उसके गुणांक भी आपको दिए जाएंगे, उसके क्रेडिट भी आपको मिलेंगे। 9वीं से 12वीं में तो उन्होंने 15 क्रेडिट्स इस बात के लेने को ही कहा है कि 15 क्रेडिट आपको व्यावसायिक शिक्षा के लेने ही होंगे। इसलिए 12वीं के बाद यदि आपको डॉक्टर बनना है तो 9वीं से 12वीं में आप कंपाउंडर तो बन ही जाइए। 12वीं के बाद आपको इंजीनियर बनना है तो पहले उसका फिटर या उसका आप सामान्य बातें तो वेल्डिंग आदि की तो सीख ही लीजिए। इस प्रकार की बात उसमें कही है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें इस शिक्षा नीति में कही गई। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हमको करनी चाहिए, उच्चतर शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात यह शिक्षा नीति करती है। यह शिक्षा नीति कहती है कि उच्चतर शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं के विकल्प देने चाहिए, यानी आईआईटी में हिंदी में कक्षाएं शुरू करने का प्रावधान शिक्षा नीति में दिया है। यदि जैसे हमारे कानपुर आईआईटी के एससी वर्मा जी करते थे, यदि कोई शिक्षक तैयार हो जाए और विद्यार्थी तैयार हो जाए तो आने वाले समय में हम उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भी, बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में भी भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन होते हुए देख सकेंगे। ऐसा प्रावधान शिक्षा नीति में दिया जाए। एक महत्वपूर्ण विषय जो होता है शिक्षकों की गुणवत्ता, इस विषय पर भी इस शिक्षा नीति में 4 जगहों पर उन्होंने बात करते हुए पूरी समग्रता से विचार करने की बात की है। 4 वर्षीय या 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने की बात की है। यह शिक्षा नीति कहती है कि जैसे 12वीं के बाद व्यक्ति तय करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या वकील बनना है, वैसे ही 12वीं के बाद ही वह तय कर ले कि मुझे शिक्षक बनना है। यह अपेक्षित है ताकि वह प्रोफेशनल शिक्षक बने, पूरे भाव के साथ शिक्षक बने। यह बात उन्होंने शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए कही है। इसलिए धीरे धीरे ये जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम बीएड का है, इसको धीरे धीरे समाप्त करते हुए सारा ही बीएड यह 4 वर्ष का पाठ्यक्रम हो जाएगा, इस प्रकार की बात कही है। 4 वर्ष के बीएड पाठ्यक्रम में केवल बीएड कॉलेज नहीं हो सकेगा, उसके साथ में साइंस और बाकी के भी पढ़ाई होने वाले कॉलेज, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुशाखीय महाविद्यालयों में ही बीएड की शिक्षा हो पाएगी। इस प्रकार का प्रावधान एनसीटी ने अभी कर दिया है, शिक्षा नीति उसकी और बहुत बड़े ढंग से बात कर रही है। जो आंगनवाड़ी आदि के लिए शिक्षकों की बात है, यानी 3 वर्ष जो प्री प्राइमरी के लिए, उसके लिए 12वीं पास विद्यार्थी को चाइल्ड साइकोलॉजी आदि का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दे करके वह 12वीं पास विद्यार्थी भी प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकेगा। इस प्रकार की बात जो पहले डीएलएड और बहुत सारे नामों से था, उसको भी एक नया स्वरूप देने की बात इसमें की है। एक महत्वपूर्ण बात जो आज उच्च शिक्षा में लागू नहीं है, वह उच्च शिक्षा में लागू की गई है कि उच्च शिक्षा में भी मतलब अध्यापक शिक्षण की बात उच्च शिक्षा में भी की है कि उच्च शिक्षा में भी जो अध्यापक बनेगा, जिसको आजकल लेक्चरर कहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, उस असिस्टेंट प्रोफेसर को भी प्रारंभिक 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का इंडक्शन कोर्स, यानी
पेडागोजी के बारे में, शिक्षण विधि के बारे में उसको भी पढ़ाया जाएगा। आज तो पीएचडी करने के बाद, या पहले तो नेट सेट ही था, नेट सेट करने के तुरंत बाद में वह अध्यापक बन जाता था। उसको अपना विषय तो संभवतः पता हो, किंतु शिक्षण विधि के बारे में, पढ़ाने की क्या विधि होती है, एंड्रोगॉजी क्या होती है, इस बड़ी आयु के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, उनकी मानसिकता क्या होती है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया जाता। एक पूरा का पूरा अध्याय तीसरे भाग में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन पे है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात, लोक विद्या और लोक कला से लेकर सभी शास्त्रीय कलाओं का समावेश सभी स्तर की शिक्षा में हो। जो मैंने कहा 50% का जो पाठ्यक्रम होगा, वो पाठ्यक्रम में कला विषय को भी महत्व दिया, सांस्कृतिक विषयों को भी महत्व दिया, उसमें लोक कला, ट्राइबल वनवासियों की कला, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उसी से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जिस बात को लेकर के हमारे विरोधी चर्चा करते हैं, और विरोधियों ने अभी भी चर्चा शुरू कर दी। उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन चर्चा करने के लिए आधार थोड़ी लगता है। जो वंचित वर्ग है, जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है, जिनको शिक्षा से वंचित ऐसे प्रकार के, जिनको हम जानते हैं कि सरकारी भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और कुछ विशेष प्रकार के अल्पसंख्यक आदि आदि शब्दावली प्रयोग की है। उसके साथ में दिव्यांग, उसको भी उन्होंने जोड़ा है दिव्यांगों के लिए। और वैसे ही जो स्पेशल अटेंशन जिनको चाहिए, वास्तव जिनकी मेंटली रिटार्डेड पहले कहते थे, जिनके बौद्धिक क्षमता कम होने से, स्लो लर्नर आदि होने से के कारण उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों को भी के लिए भी विशेष प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। इसलिए पूरी तरह से इस बात को ध्यान दिया गया है। अभी मैं कल परसों देख रहा था कि कुछ लोगों ने, तो सदा गोपाल करके एक लेफ्ट लिबरल है, उनको सामने करके उनके भाषण के नाम से एक वेबिनार किया, जिसका नाम ही दिया था एनईपी इज इक्वल टू नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। और ये विषय चर्चा में लाना प्रारंभ कर दिया कि यह पॉलिसी, जिसमें, क्योंकि इसमें वेद की बात की है, विश्वगुरु बनने की बात की है, भारतीय संस्कृति की बात की है, उन सारी बातों को आधार बना करके ये फिर से मनुवाद लाएगी, फिर से ब्राह्मणवाद लाएगी, और ये इस प्रकार की बकवास करना प्रारंभ हो गया है। इसलिए हमको ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सर्वसमावेशी शिक्षा, ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात इस शिक्षा नीति में की गई है, उसका विशेष अध्ययन करके हम लोगों को उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। उसके बारे में 6वां अध्याय है स्कूल शिक्षा में भी, और इसमें भी 11वां अध्याय है अपने उच्च शिक्षा में। जिन दोनों अध्यायों में इस विषय पर विशेष प्रावधान, विशेष स्कॉलरशिप, विशेष फ्रीशिप्स की बात की है, और कैसे पूरे के पूरी शिक्षा का जो 100% जीईआर स्कूल शिक्षा में, मतलब 8वीं तक 100% बच्चे, भारत में जो भी बच्चा पैदा होता है वो 8वीं तक पढ़े, यह विषय भी इसमें लिया गया है। 2 बातें और है जिनको बता करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं, बाद में आप लोग चाहे तो, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर काम हुआ है इस शिक्षा नीति में। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को लेकर के भी विशेष प्रावधान इसमें दिए, टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर के भी सारी जिसको कहना चाहिए प्रिकॉशंस के साथ, सावधानियों के साथ, उसकी बात भी उन्होंने की है कि कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उसको साथ में जोड़ा जाए, ब्लेंडिंग किया जाए। केवल ऑनलाइन भी नहीं चलेगा और केवल ऑफलाइन भी नहीं चलेगा, दोनों को मिला करके किस प्रकार किया जाए, इसकी भी बात की है। एक बहुत बड़ी बात जो स्वतंत्रता के समय से भी हम बार बार कह रहे थे कि जीडीपी का 6%, हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय सरकार को करना चाहिए, उसका प्रावधान करना चाहिए। बढ़ता बढ़ता 2% से शुरू होकर के बढ़ता बढ़ता 4% के लगभग 3.8% तक हम पहुंचे थे। अभी भी 6% नहीं पहुंच पाए। ये शिक्षा नीति फिर से सही सीधे सीधे कहती है कि 6% और शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। और कैबिनेट में जब इसको पारित किया गया था, उस डिस्कशन में भी ये बात आई थी, और इसके प्रावधान कैसे होंगे इस पर भी चर्चा हुई। इसलिए एक बहुत शुभ संकेत है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हम 6% के उस बैरियर को पार कर देंगे, और ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी वित्त विपुलता, बहुत बड़ा एक अच्छा पैसा और शिक्षा जगत में उपलब्ध होगा सरकार की ओर से, जिससे कि नए शिक्षा संस्थान आदि खोले जा सकेंगे। भाषा को लेकर के कुछ शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्तर के खोलने की भी बात है,
लिटरेचर एंड अनुवाद को लेकर के और ट्रांसलेशन को लेकर के ये हो, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन को लेकर के अंतर, जैसे आईआईटी के स्तर का संस्थान बने, भारतीय भाषा संस्थान जैसा संस्थान बने, एक बहुभाषीय विश्वविद्यालय खोला जाए, ऐसी बातें भी इसमें है। संस्कृत को भी 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाई जाए, पहली कक्षा से ही, यह बात भी इसमें कही है। तो लेकिन वो कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं किया है, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र ही रखा है। तो त्रिभाषा सूत्र में तो संस्कृत, जहाँ मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई है वहां पर संस्कृत रह जाती है, क्योंकि मातृभाषा हिंदी, और जैसे महाराष्ट्र में भी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी लिया जाता है, संस्कृत के लिए इसलिए प्रावधान निकाला था। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो लेते हैं 50 अंक का हिंदी, 50 अंक का संस्कृत लेते हैं। नहीं तो फिर गुजरात में, बंगाल में, आसाम में ऐसे स्थानों पर संस्कृत का मतलब स्थान नहीं रह जाता। हिंदी भाषी क्षेत्र में हम कोई और दूसरी भारतीय भाषा, बांग्ला और तेलुगु और कन्नड़ नहीं सीखना चाहते, इसलिए संस्कृत ले लेते हैं त्रिभाषा सूत्र में, इसलिए 8वीं तक संस्कृत चल जाती है। लेकिन त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के साथ अन्याय होता है। यह शिक्षा नीति में वाक्य तो कहा है कि संस्कृत एक वैज्ञानिक महत्व की भाषा है और इसलिए उसको पहली कक्षा से ही 8वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको बाद में कहीं पर भी लिया नहीं गया है। इसलिए वो संस्कृत के कंपलसरी करने की दृष्टि से बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के एक बहुत महत्वपूर्ण और जिसको कहते हैं कि क्रांतिकारी ऐसी शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। किसी ने मुझे पूछा कि भगवाकरण हो गया क्या, तो मैंने उसको कहा था नहीं, अभी भगवाकरण नहीं हुआ है, अभी तो समय है भगवाकरण होने में, अभी तो केवल गुलाबीकरण हुआ है। तो उन्होंने कहा कि गुलाबीकरण क्या है? मैंने कहा अभी तक पूरी लाल थी, कम्युनिस्टों के हाथ में थी, उसको डाइल्यूट कर लिया है, इसलिए लाली खत्म हो गई है, लेकिन भगवा आना अभी बाकी है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस सब के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास अभी भी करने पड़ेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जो भी बातें होंगी उन सब में भी ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटा सा विवाद का मुद्दा बन सकता है, और खास करके अध्यापक परिषद के मेरे साथी ABRSM के यहाँ पर यदि होंगे तो उनको आने वाले समय में इस विषय पर उनको स्वयं को भी आंदोलन करना पड़ सकता है। शिक्षकों की गुणवत्ता की बात करते समय एक बात कही गई है, टेन्योर की बात कही गई है। उच्च शिक्षा में 5 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट होगा, 5 वर्ष के बाद, अभी तो वो 5 वर्ष का शब्द उन्होंने निकाल दिया, लेकिन टेन्योर शब्द रखा है कि टेन्योर अपॉइंटमेंट की बात की है, जिसको लेकर के आईफुक्टो और बाकी के जो अध्यापकों के जो एसोसिएशन है वो आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया, वो भाषा इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है कि उस कारण से बहुत ज्यादा विवाद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले समय में रिक्रूटमेंट आदि को लेकर के जो प्रावधान है उसको लेकर के कुछ आंदोलन खड़ा हो सकता है। अन्य लोग आंदोलन करें उससे पहले हम लोग यदि इसको अपने हाथ में लेकर के आंदोलन करके सरकार के साथ में इस विषय की जो अमल करने वाली इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस है उसको यदि व्यवस्थित कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये भी एक मुद्दा जो विवाद का मुद्दा बन सकता है उसको भी रोका जा सकेगा। मुझे लगता है बहुत सारे बिंदु है, कुछ छूट भी गए होंगे, प्रश्नोत्तर में शायद आ जाए, लेकिन एक समग्रता से इस शिक्षा नीति का परिचय के रूप में मैंने आपके सामने रखा। विनय जी आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। विनय जी आप म्यूट है, आवाज नहीं। धन्यवाद मुकुल जी। अभी हम में से कुछ कार्यकर्ताओं के मन में जिज्ञासा होगी ही, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम सबके से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे परिवारों में, समाज के अंदर अनेक प्रश्न इस बारे में थे और बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित ये विषय था। तो आप सब जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे वो रेज हैंड की ऑप्शन के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हम सब म्यूटेड हैं, लेकिन अनम्यूट करने की ऑप्शन होस्ट उन्हीं को देंगे जो रेज हैंड करेंगे, फिर मैं नाम पुकारूंगा। तो इसलिए आप सबको सुविधा रहेगी रेज हैंड करने की। राजेश जी एक बार अनम्यूट करिए। नमस्कार मुकुल जी, सादर नमस्कार। और मैं राजेंद्र गोयल, महामंत्री दिल्ली अध्यापक परिषद, जिसका भी आपने आखिरी में जिक्र भी किया है। आपने बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया। मैं बहुत जल्दी में केवल एक प्रश्न, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे और साथियों के मन में भी होंगे, कि जैसे कोठारी आयोग आया था या NCF 2005 आया था, तो
वो कई वर्षों के बाद भी उनमें से कितनी चीजें हो पाई कितनी नहीं हो पाई ये एक अलग विषय है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और हम बड़े खुश भी हैं बहुत सारी बातों से, इनमें से ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि वो इसी वर्ष लागू हो जाएंगी? दूसरा, या अगले वर्ष से गारंटी से शुरू हो जाएंगी, या ये राज्यों के द्वारा एंडोर्स होने पर डिपेंड रहेगा कि वो 1 साल 2 साल 5 साल कितना लगा पाए? तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न बहुत जल्दी में, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आज मैं खुश हो सकूं, मेरे विद्यार्थी और शिक्षक समाज खुश हो सके कि आज वो प्रारंभ है इसी साल से, या कौन सी ऐसी चीजों पर हम गारंटी कह सकते हैं कि अगले वर्ष से कम ये तो तुरंत शुरू होगा जो केंद्र सरकार के अंडर में है? प्लीज मुकुल जी। बहुत सारी बातें तुरंत ही लागू हो जाएगी, जिसमें कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, वो सारी बातें तुरंत लागू हो चुकी, मतलब हो जाएगी कहना भी ठीक नहीं। जैसे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय बन गया, वो एनआरएफ शुरू हो गया, जैसे मैंने कहा, उसका प्रावधान ही नहीं, उसका शुरू हो गया। 5+3+3+4 की विधि भी सीबीएसई में तो शुरू ही हो जाएगी इस साल। जो 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे हैं, उन्हीं से 9वीं से 12वीं वाला प्रावधान लागू किया जा सकता है। अभी वो सीबीएसई को एंडोर्स करना पड़ेगा। सीबीएसई तो तुरंत कर देगी, मुझे लगता है इस साल नहीं तो अगले साल से, तो 2021 के सेशन से सीबीएसई में लागू हो जाएगा। पहली कक्षा से होने वाले परिवर्तन इसी साल से लागू हो सकते हैं। राज्य सरकारें जहां जहां पर अपने अनुकूल राज्य सरकारें, वहां के बोर्ड भी तुरंत ही इसको कर लेंगे। कोरोना की थोड़ी सी बाध्यता चली जाए तो मुझे लगता है 30 से 40% प्रावधान ऐसे जिनका इसी साल, मतलब 2021 के सेशन शुरू होने से पहले ही उसका और लागू होना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रावधान ऐसे जिसके लिए, जैसे यूजीसी खत्म, एआईसीटी खत्म करके उसकी जगह हेकी आना है, तो हेकी का बिल बनेगा और वो सब बनेगा, तो उसमें वो साल भर लग सकता है, तो उसको लागू होने में 2022 हमको देखना पड़ सकता है। बाकी बहुत सारी बातें इसमें तुरंत लागू होने लायक है। कोठारी कमीशन और अन्य जो आपने चर्चा की, एनसीएफ तो पूरा लागू हुआ था, एनसीएफ तो लागू नहीं हुआ, ये समस्या नहीं है। एनसीएफ इम्प्लीमेंट भी आज भी हो रहा है, एनसीएफ 2005 इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिविटी उसकी, क्योंकि उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए इफेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये जो ये वाली जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति है, ये कमीशन नहीं है, इसलिए ये रिकमेंडेशन नहीं है। कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन इसलिए लागू नहीं हुए कि वो रिकमेंडेशन थे, ये सरकार की नीति है। ये किसी कस्तूरीरंगन आयोग ने सरकार को बताया, ऐसा नहीं है, ये कैबिनेट डिसीजन हुआ है। यानी जैसे कैबिनेट के अन्य डिसीजन होते हैं, वैसा ये कैबिनेट डिसीजन हो गया, इसलिए ये डिसीजन है, ये निर्णय है, ये लागू हो गई। मतलब इसमें से कौन से प्रावधान लागू करने में क्या समय लगेगा, वो उसके लागू करने का जो समय, उतना ही समय है। इसको मतलब ये लागू कब होगी, ये प्रश्न पूछेंगे तो उसका तो टेक्निकल उत्तर है, ये लागू हो गई। अब एक एक प्रावधान को लागू करने में जो समय लगता है, मुझे लगता है 2-3 वर्षों में पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। जैसे कल मंदिर के बारे में भी जब 3 वर्ष का 3.5 वर्ष की बात कही, तो मीडिया वाले कह रहे थे कि, मीडिया वालों को वही एक बात समझ में आती है, इसलिए मीडिया वाले कह रहे थे 2024 से पहले मंदिर बन जाएगा। ऐसे ही 2024 से पहले शिक्षा नीति भी लागू हो जाएगी। जी धन्यवाद। विनय जी म्यूट है। विनय जी आपने कुछ कहा, सुना ही नहीं दिया। और राजेश जी के पास होस्ट है ना, तो वो परमिशन देते हैं। अशोक त्यागी जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ अंजुका एंड शिक्षा तोषनीवाल, यह भी मेरे को संगठन ध्यान में नहीं आया, इसलिए उनको बाद में अनुमति दूंगा। आप अपना रीनेम करके संगठन लिखेंगे तो फिर मैं अनुमति देता हूँ। पहले अशोक त्यागी जी एक बार बोल रहे हैं। अशोक जी आप पूछिए प्रश्न। भाई साहब नमस्कार, अशोक त्यागी, प्रांत संपर्क प्रमुख। मैं केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अलग से चर्चा कर लूंगा आपसे, कि ये जो समावेशी शिक्षा है, इसका धरातल पर मैं बताऊंगा, क्योंकि उच्च शिक्षा का भी मुझे अनुभव है 15 वर्ष का, और स्कूल एजुकेशन का भी। ये जो नया डिसेबिलिटी एक्ट है, इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं।
अभी दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में 25% ईडब्ल्यूएस में, बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूलों में ऐसे दिव्यांग बच्चों को स्कूल अलॉट होता है। स्कूल वाले मेरे पास आते हैं, कहते हैं बताइए जी, हमें एक तो विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड बच्चा मिल गया है, एक स्पीच एंड हियरिंग मिल गया है, एक ऑर्थोपेडिक मिल गया है। तो हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, संसाधन क्रिएट करें और उन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर उसी विशेषता का रखें, तो आप एक ही प्रकार की विकलांगता के बच्चों के लिए हमारे स्कूल को तय कर दें तो हम वैसा करके अच्छा न्याय कर पाएंगे बच्चों के साथ। तो ये जो हम कैम्ब्रिज भी प्रिंसिपल्स की टीम लेके गए, वहां भी ये प्रश्न मैं ढूंढता रहा, लंदन और कैम्ब्रिज में भी। तो धरातल पर जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा है, यानी कि नीति ड्राफ्ट में लिख देना कि सारे स्कूल इंक्लूसिव हो गए, तो इंक्लूसिव लिखने से ठीक है, रैंप बन गया, बैरियर फ्री बिल्डिंग हो गई, पर वास्तव में जो क्लासरूम में बच्चे को उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार चाहिए, क्या ये बात ध्यान में है? इसका कोई व्यवहारिक हल निकलेगा? और दूसरी बात, एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, जो फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जहां फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन चाहिए वो है मूल्यांकन में। कहने को तो यूजीसी सीबीएसई सब जगह है, वो कागजों में, डॉक्यूमेंट में, धरातल पर क्या स्थिति है? 8वीं तक राइट टू एजुकेशन एक्ट होने के नाते सभी बच्चे पास होते हैं, दिव्यांग भी होता है, तो दिव्यांग के लिए प्रावधान नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ बथुए को पानी लगता है, वो भी आगे चला जाता है 8वीं तक। लेकिन 9वीं में क्या कोई दिव्यांग बच्चा आगे जा पा रहा है? तो मूल्यांकन की फ्लेक्सिबिलिटी इन दिव्यांग बच्चों के लिए और इनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार धरातल पर जो इंक्लूसिव की बात है, क्या वो मूर्त रूप ले पाएगी, अटेंड हो पाएगा? यही मेरा प्रश्न है। धरातल पे अटेंड होना तो शिक्षकों के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन दो बातें इसमें, इस आपने जो अभी जो चुनौती बताई, खास करके दिव्यांग बालकों को लेकर के, दो बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है। एक तो जो आपने कहा कि स्पेशलिस्ट एजुकेटर्स की आवश्यकता की बात है, तो इसमें ये जो एक एक स्कूल को स्पेशलिस्ट एजुकेटर 4-5 प्रकार के नहीं रख पाता, ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके लिए दो बातें इस शिक्षा नीति में कही है। एक तो स्पेशल एजुकेशन जोन की बात उन्होंने की है कि कुछ ऐसी जेड इसी प्रकार के तैयार करने होंगे जिसमें कुछ व्यवस्थित आवश्यकताओं के लोगों के लिए ही वो होंगे। वो बात इसमें कही है एसी जेड की, उसको लागू करते हैं तो ये समस्या काफी कुछ राज्य सरकारें ठीक कर सकती है, यदि एसी जेड सही ढंग से लागू किए जाए। दूसरा जो विषय जो सर्वसमावेशक हो सकता है, एसी जेड के अलावा भी सभी स्थानों पर लागू हो सकता है, वह क्योंकि ये केवल दिव्यांगों के स्पेशल वाले बारे में ही नहीं, वोकेशनल के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि सुतार, बढ़ई और ये सब कहाँ से लाएंगे हम, लोहार कहाँ से लाएंगे। आपने कह तो दिया कि 15 व्यावसायिक शिक्षा के विषय है, लेकिन वेल्डर, फिटर और सब अलग अलग कहाँ से लाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया प्रावधान इसमें दिया गया है, वो है क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल्स। शिक्षा संकुल बनाने की बात की है। संकुल तो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कई राज्यों में उन्होंने बना रखे हैं, लेकिन इसमें पहली बार ये बात हो रही है कि इन शिक्षा संकुलों में संसाधनों का आपसी साझा किया जाएगा। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस ये शब्द प्रयोग किया है। इसलिए 10 स्कूल मिलकर के एक विशेष शिक्षक यदि रखे और उसको साथ में 10 स्कूल उसका प्रयोग करे, इस प्रकार की बातें इसमें उन्होंने कही है। तो ये क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल, इससे और एसी जेड से आपने बताई उन बातों को उपयोग किया जा सकता है, ऐसा लगता है। फिर बाकी बहुत कुछ तो जो करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बस मैं आधे मिनट में बात पूरी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं, उनका ध्यान इस तरफ ज्यादा है, तो हमने एक स्पेस छोड़ रखा है मतांतरण का उनके लिए। एक गलत मैसेज जा रहा है कि वो अच्छा रिसोर्स देके ठीक से बच्चों को डील करते हैं, ये व्यवहारिक है धरातल पर। इसको थोड़ा हमें इस स्पेस को कवर करना चाहिए। उसको शिक्षा नीति कुछ नहीं कर सकती, वो तो हमको ही करना पड़ेगा। नीति इसके लिए कोई, मतलब नीति में प्रावधान है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हमको ही करना पड़ेगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स तो हमको ही ऐसे ढंग से बनाना। जी, संपत जी, आप, मेरा सभी से निवेदन है कि प्रश्न संक्षेप में करेंगे तो मुकुल जी को अधिक समय हम दे पाएंगे। संपत जी, आप संक्षेप में प्रश्न करिए कृपया।
राजेश जी आप इनको अनम्यूट करेंगे तो वो पूछ पाएंगे। संपत जी ने हाथ नीचे किया है। इंद्रजीत सिंह जी आप एजुकेशनिस्ट ही हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। राजेश जी आप अनम्यूट करिए इंद्रजीत जी को। भाई साहब कर दिया है, वो खुद ही ऑन करना पड़ेगा। मैंने इंद्रजीत जी आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए कृपया। नहीं मेरे को लगता है कि कुछ उन्होंने वीडियो भी ऑफ। हाँ, हो गया प्रश्न हो जी। गया जी। इंद्रजीत जी हाँ जी, हाँ पूछिए। जी, हाँ जी। सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि 34 साल के बाद हमारी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है। इंद्रजीत जी सारा आप देश कृपया सीधा प्रश्न करें, समय बहुत सीमित है। ऐसा जैसे आपने शिक्षा नीति को इतना सुधारा है, शिक्षक को भी उतना ही सुधारना पड़ेगा संरक्षण के लिए। आजकल ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, ये जो भ्रष्टाचार है इसमें शिक्षकों की सिलेक्शन में, क्योंकि पहले उनका एकेडमिक देखा जाता है, फिर रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद सारे नंबर जो इंटरव्यू के होते हैं इसमें गुंजाइश रह जाती है। मेरा यही वो है कि इसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है। छोटी सी बात सजेशन और कि शिक्षा शास्त्री हम प्लूटो और रूसो पढ़ा रहे हैं, तो ये बात नहीं है कि वो बढ़िया नहीं है, लेकिन हमारे विवेकानंद जी हैं, अरविंद जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हैं, इनको जरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंद्रजीत जी ये सारे नाम लिख करके कहा गया है कि इन सबको पढ़ाया जाएगा और 38 नाम उसमें आए हैं। जिन नामों में आपने अभी जो नाम लिए वो सारे नाम है, उसके अलावा भी नाम है और इनकी जीवनियां पढ़ाई जाएगी, ऐसा सीधे सीधे स्कूल शिक्षा में उन्होंने कहा है। जो आपने शिक्षकों के रिक्रूटमेंट को लेकर के बात कही थी, शिक्षा नीति में प्रावधान तो किए हैं और नेशनल टेस्ट एजेंसी को उसके कुछ देना चाहिए और फिर दूसरी तरफ कहा है कि मैनेजमेंट को अधिकार देने चाहिए रिक्रूटमेंट के। तो मुझे तो लगता है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस शिक्षा नीति में जो प्रावधान है वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले प्रावधान है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जितना अपन टाइट करते हैं उतना भ्रष्टाचार बढ़ता है, ऐसा अभी तक का अनुभव है। तो इसमें उस तरफ गुणवत्ता को टाइट करने की कोशिश की है, लेकिन रिक्रूटमेंट के अधिकार और मैनेजमेंट को देने की बात की है। तो महाराष्ट्र आदि स्थानों पर जो मैं देखता हूँ, मैनेजमेंट के हाथ में जब जब अधिकार होते हैं तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन ये प्रावधान, मैं आपके इस विषय को शिक्षा नीति में अभी जो प्रावधान दिए हैं उन्होंने थ्योरेटिकली बहुत टाइट करने की और गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उसके कारण ही मुझे लगता है भ्रष्टाचार बढ़ सकता है ऑन ग्राउंड, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा अफसोस है जी इस बात का, अगर तो शिक्षा कैसे सुधर जाएगी। ठीक है इंद्रजीत ठीक है इंद्रजीत जी, फिर वही बात मैं बताऊंगा कि नीति में लिखने वाली बातें थियोरेटिकली तो बहुत टाइट कर दी है उन्होंने, तो वो तो नीति वाले जो कर सकते थे वो तो उन्होंने किया है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन फिर मनुष्य के हाथ में है ना, वो उसका तो फिर तो वो तो शाखा में ही ले जाना पड़ेगा, उसके अलावा क्या। धन्यवाद। मेरे पास समय बहुत सीमित है और अजय भागी जी ने भी, कविता बहन जी ने भी, वागी जी ने भी हाथ खड़ा किया। मैं विनय जी, विनय जी मैं अब म्यूट हो गया हूँ, अनम्यूट हो गया हूँ। मैं अभी बाद में मौका देता हूँ। वागी जी एक बहुत संक्षेप में एक बार प्रश्न करेंगे। वागी जी। जो वागीश जी के अतिरिक्त कर लें, वो शायद उनका। कविता दीदी, कविता बिश्नोई जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। मेरे छोटे से जानकारी चाहती हूँ मैं कि जो पहले के पढ़े हुए लोग हैं, क्या वो भी शिक्षा नीति में, जैसे आपने बताया स्मृति जी के बारे में भी, क्या आगे फिर से पढ़ाई कर सकेंगे वो लोग? क्योंकि हमारे पास ये प्रश्न आए थे, हमने ये विषय थोड़ा सा लिया था। अभी शिक्षा नीति में तो वो प्रावधान अभी नहीं है। अभी नहीं आएगा, मतलब पुराने लोग नहीं पढ़ पाएंगे इस तरह। नहीं, कर सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली लागू, पर अभी नहीं है। अभी वो तो इम्प्लीमेंटेशन एक ही कैसे करता है या विश्वविद्यालय कैसे करता है, रिट्रोस्पेक्टिवली करता है, किस कट ऑफ डेट से करता है, वो इम्प्लीमेंटेशन अभी इस नीति में नहीं दिया है उन्होंने। जी,
अजय और एक भागी ये जी जो सरकार, एक मिनट, अभी ये सारी नीतियां सरकारी स्कूलों में होंगी या प्राइवेट में भी हो जाएंगी, या प्राइवेट के जितनी लिए भी भी हमारी शिक्षा संस्थान है सब में होंगी? सब में ही होने, सब में सब ही में होंगे। होने। और जो प्राइवेट हमारा के ओरिजिनल लिए इतिहास अलग है, से, हाँ, प्राइवेट के लिए भी जो नियम हमारा वैसे ही। ओरिजिनल इतिहास है उससे भी आगे पढ़ाया जाएगा या जी अभी हम पुराने? जी जी। ठीक है। और मुझे एक छोटे से और 2 सुझाव हैं कि दीदी आप हमारे स्कूलों में स्काउट एंड गाइड्स एंड एनसीसी अनिवार्य की जाए, सभी स्कूलों में, वो सभी किया है, शिक्षा संस्थानों वो में विधान किया है। किया है। अच्छा, और होम एनएसएस, साइंस भी? एनसीसी, दीदी दीदी एक लिमिट एनएसएस, रखेंगे। एनसीसी, हाँ, बस स्काउट ये एंड आप गाइड, इसमें से एक तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कहा है। जी हाँ। अजय भागी जी प्रश्न करें। एक अजय प्लीज, भागी जी छोटा सा रह गया। दीदी एक मिनट, आप बात को समझिए। ओके। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। 4 प्रश्न हो मैं गए। अजय भागी जी एक मैं मेरा आखिरी मेल आईडी डाल देता हूँ चैट हाँ में, आप मेल कीजिए मेरे को। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद नमस्कार मुकुल मुकुल जी, जी नमस्कार। जी, आप करिए जी प्रश्न। जी जी एनडीटीएफ की तरफ से हम ऑलरेडी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत कर चुके हैं, जी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक दो क्लैरिफिकेशन प्रश्न बनते हैं। एक तो स्कूल में जो हमारा स्ट्रक्चर आया उसमें लोगों का ये मानना है कि इसमें 1 साल बढ़ गया और इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि 15 साल आ जाने से 18 साल, मतलब पहले था 5 वर्ष की आयु में तो लगा करके 17 में हो जाता था 10+2, अभी 18 से नीचे नहीं हो पाएगा, 1 वर्ष ऐसा करके लोग कह रहे हैं बढ़ गया। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा ये कि जो हमने मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट बना दिया हायर एजुकेशन में, तो मेजर माइनर बनाने के बाद में क्यों ना हम 3 साल के बाद में भी ऑनर्स डिग्री रखें और 4 साल वाली को रिसर्च डिग्री कहें, क्योंकि उसके बाद में आप सीधा रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो जो हमारा 3 साल का ऑनर्स का कोर्स चल रहा है वो चलता रहे। और अंत में एक सुझाव ये कि जिसका आपने हिंट खुद भी दिया कि इसको लेकर के टीचर ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष करने वाली हैं। जब इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो उस बड़े परिवर्तन के अंदर जहां पर शिक्षकों की स्थायिता की ज्यादा बात होनी चाहिए, वहां पर हम अगर कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब ठेके वाले टीचरों की तरफ तो जाएंगे तो फिर तो सीरियस नहीं नजर नहीं आता। अजय जी नहीं, आप मतलब अपने को बात को समझ करके करना चाहिए। ठेके वाला जी तो उन्होंने कहा है बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने जी, तो कॉन्ट्रैक्ट, उनका तो शब्द है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर नहीं होने चाहिए। टेन्योर के लिए कह दिया ना सर। टेन्योर इज डिफरेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल इज डिफरेंट। टेन्योर का जो प्रावधान यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक बार गलत शिक्षक चयन हो जाता है, मान लीजिए वो शिक्षक को भी लगता है मैं शिक्षक बनने के लिए बना हूं और आ जाता है, और बाद में पता चलता है 5 साल बाद कि उसको मैं शिक्षक के लायक नहीं हूँ, या संस्थान को लगता है कि ये अप टू द मार्क नहीं है, तो आज की स्थिति में तो उसको तो 40 वर्ष झेलना ही है। ये स्थिति है कि वो जब तक रिटायर नहीं होता है। एक उन्होंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट दिया है कि गुणवत्ता नहीं होगी, लेकिन इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, वो तो हम सब लोग, फिर बात वही है ना कि प्रावधान कितने भी अच्छे हो, मनुष्य फिर उसको कैसे मोड़ता है उसके ऊपर है। लेकिन ये जो टेन्योर पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल अपॉइंटमेंट है। केवल प्रोबेशन जो 6 महीने होता है, साल भर होता है, उसको उन्होंने पहले तो 5 साल ही कहा था, अभी ये नई नीति में उन्होंने 5 साल शब्द नहीं प्रयोग किया है। जो अंदरूनी एक अंडरस्टैंडिंग की बात थी कि 3 साल उसको करेंगे या करेंगे, थोड़ा सा आंदोलन कैसे होता है, कितना उग्र होता है, उस आधार पर भी तय करेंगे, या फिर विश्वविद्यालयों को उसकी स्वायत्तता दे देंगे कि वो तय कर दे वगैरह, इस प्रकार का माहौल मानस है। कुल मिला के उस पे कोई स्टैंडर्ड स्थान लेने की शिक्षा नीति के जो मतलब कस्तूरीरंगन कमेटी के जो लोग थे वो तो टेन्योर पे पक्के थे, उनका कहना था उसके अलावा गुणवत्ता नहीं हो सकती। अपने शिक्षा संस्था संगठनों ने और आदि सबने जब उनसे चर्चा की तो उसके बाद में वो कठोरता कम हुई है टेन्योर वाले शब्दावली की, और थोड़ी स्वायत्तता आ जाएगी, ऐसा है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है ये तो बात अपने को, ये आरोप लगेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल तो खत्म करने की बात की है कि एडहॉकिज्म और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग में बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जो शिक्षा कर्मी, गुरुजी वगैरह जो स्कूल शिक्षा में भी होते हैं वो भी खत्म करने की बात की है। और 1 साल उस अर्थ में, मतलब आयु के अर्थ में 1 साल बढ़ा है, वैसे तो नहीं बढ़ा है, वैसे तो 2.5 साल में हम बच्चों को भेजते ही है, तो उस कारण से 17 या 18 साल में ही 12वीं आज भी बच्चा हो रहा है। अभी 17 में नहीं होगा, 18 में ही होगा, ये बात आपकी सही है। मुगली अभी कम से कम 15 के करीब हाथ खड़े हैं, मैंने और ईमेल समय की आईडी डाल सीमा दिया में, मैंने। हम सबको ध्यान में आ गया होगा कि भाई साहब ने अपना ईमेल आईडी डाला है,
व्यक्तिशः भी हम प्रश्न कर ही सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अभी सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपना जो लोअर हैंड करके हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए बाकी सबको ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं और आश्वासन भी दे रहा हूं। एक बार राजेश जी जी भाई साहब, कहिए कि प्रार्थना के लिए।